गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर 4 जो कि क्रम विकास एवं अनुकूलन इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो है अनुकूलन या एडेप्टेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुकूलन या एडेप्टेशन किसको कहेंगे। तो अनुकूलन वह जैविक क्रिया है जिसके फलस्वरूप कोई जीवधारी किसी विशेष वातावरण में अपने को समायोजित कर पाता है, यानी उस वातावरण में रहने लायक खुद को बना पाता है। तो वातावरण में हम लोग जानते हैं कि लगातार परिवर्तन होता रहता है या बदलाव आता रहता है। तो इस परिवर्तन के कारण जीव को अपने शारीरिक बनावट या क्रियाओं को बदलकर वातावरण के अनुरूप ढालना पड़ता है। जीव अपने आप को उसके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। इसके कारण नए वातावरण के अनुसार जंतुओं के स्वभाव एवं लक्षणों में परिवर्तन होने लगता है, जो धीरे धीरे अस्थायी बन जाता है और वंशानुगत हो जाता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये परिवर्तन स्थानांतरित होने लगते हैं और जिनके कारण जीवों में अनुकूलन आता है। तो अनुकूलन के कारण विभिन्नता आती है, हम लोग देख रहे हैं, और विभिन्नता के कारण क्रम विकास आता है, यानी अनुकूलन जो है वो क्रम विकास से पूरी जुड़ा हुआ है। जहाँ अनुकूलन होगा वहाँ क्रम विकास होगा। तो इसी कारण हम लोग इस चैप्टर में क्रम विकास एवं अनुकूलन चैप्टर में अनुकूलन के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये अनुकूलन क्रम विकास से पूरी संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे अनुकूलन का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ एडेप्टेशन। तो अनुकूलन का जीवों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट देखो, अनुकूलन के द्वारा जीव अपनी जाति एवं अस्तित्व की रक्षा कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद को अपने जीने के लायक उस वातावरण में बनाते हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। दूसरा देखो, प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीव अपने को जीवित रख पाते हैं। 3 नंबर देखो, इस क्रिया के द्वारा जीव बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा कर पाते हैं। चौथा पॉइंट देखो, विभिन्न चयापचयी या मेटाबॉलिक क्रियाओं के संचालन के लिए अनुकूलन आवश्यक है। 5 नंबर देखो, वंश वृद्धि एवं वंश परंपरा को कायम रखने में अनुकूलन का विशेष महत्व है। 6 पॉइंट देखो, भोजन एवं आवश्यक वस्तुओं को जीव प्राप्त कर पाता है अनुकूलन के द्वारा। 7 नंबर देखो, अनुकूलन जैव विकास का पूरक या कम्प्लीमेंट्री है, यानी अनुकूलन के बिना जैव विकास संभव नहीं है। तो इस प्रकार और भी कई पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुकूलन तथा उद्विकास या क्रम विकास में संबंध, रिलेशन बिटवीन एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। तो हम लोग अभी देखें कि अनुकूलन के कारण विभिन्नता आती है और विभिन्नता के कारण क्रम विकास होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अनुकूलन जैव विकास का पूरक है। दूसरा पॉइंट देखो, क्रम विकास या इवोल्यूशन में विभिन्नता अनुकूलन के कारण ही पैदा होती है। तीसरा पॉइंट देखो, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के द्वारा कोई भी सजीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनाता है। जिस वातावरण के लिए जिस अंग का उपयोग करना है उसी अंग का उपयोग जीव ज़्यादा करता है और अपने अंगों का उपयोग के द्वारा उस वातावरण के अनुकूल खुद को बना लेता है। चौथा पॉइंट देखो, अनुकूलन के अभाव में किसी भी प्रजाति के एक बार विलुप्त हो जाने पर पुनः उसके अस्तित्व का आविर्भाव, यानी फिर से उस जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं होता। 5 नंबर देखो, किसी भी जीव में अनुकूलन प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है। तो हम लोग अभी अनुकूलन क्या है और अनुकूलन का महत्व, अनुकूलन और क्रम विकास में संबंध,
के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अनुकूलन कितने प्रकार का होता है। तो हम लोगों के सिलेबस में क्या बताया गया है, अनुकूलन 4 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है आकृतिक अनुकूलन या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, जिसमें हम लोग कैक्टस, मछली और पक्षी में आकृतिक अनुकूलन के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है शारीरिकीय अनुकूलन या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, जिसमें हम लोग सुंदरी पौधा, सुंदरी प्लांट और ऊंट या कैमल के फिजियोलॉजिकल अनुकूलन या एडेप्टेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है व्यवहारिकीय अनुकूलन या बिहेवियरल एडेप्टेशन, जिसमें हम लोग चिंपैंजी के व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा है संचार व्यवस्था के लिए अनुकूलन या कम्युनिकेटिव एडेप्टेशन, जिसमें हम लोग मधुमक्खी में संचार व्यवस्था के लिए किस प्रकार अनुकूलन पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आकृतिक अनुकूलन या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में हम लोग कैक्टस वर्ग के पौधों के बारे में, जिसमें कि क्या देखते हैं, ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, मालूम है हम लोगों को, शुष्क वातावरण, जहाँ की मिट्टी शुष्क होती है यानी पानी की कमी रहती है, जिसको हम लोग रेगिस्तान या डेजर्ट भी कहते हैं। तो ऐसे वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफिटिक पौधा या मरुद्भिद। तो इन पौधों में चूँकि पानी की कमी होती है वहाँ पे जहाँ ये पाए जाते हैं, तो इनमें जल संचय करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये अपने शरीर यानी बॉडी के पार्ट्स को, जड़ को, तना को, पत्तियों को इस तरह से अनुकूलित करते हैं, इस तरह से उनमें परिवर्तन लाते हैं जिससे कि इनमें जल संचय की क्षमता ज़्यादा हो और शरीर से जल का क्षय बहुत ही कम हो। तो ऐसे पौधे कौन कौन से हैं देखो, अपुन्सिया, अकेशिया, कैस्यूरिना, एस्पेरेगस, ये सभी पौधे मरुद्भिद या जीरोफाइट्स होते हैं। तो जल की कमी में रहने के लिए ये किस प्रकार अपने अंगों में अनुकूलन लाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखें जड़ में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पानी की कमी के कारण इनकी जड़ों को काफ़ी गहराई तक जाना पड़ता है, जिसके कारण इनकी जड़ें जो है वो लंबी और चारों तरफ फैलकर बहुशाखान्वित हो जाती हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण ये कर सके। जड़ों पर मूल रोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं, मूल रोम या रूट हेयर्स, क्योंकि रूट हेयर्स का काम क्या है, जल को अवशोषण करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषित हो सके इसलिए रूट हेयर्स जो है, मूल रोम जो है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जड़ों पर मूल रोम, रूट हेयर एंड मूल टॉप रूट कैप पाया जाता है, उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तने पे क्या इनका अनुकूलन होता है। तो एक नंबर देखो, तना हरा, चपटा तथा मांसल होता है और इस पे कांटे भरे होते हैं, कांटे से ये ढका हुआ होता है और जल का संचय तने में होता है और ये पत्तियों की तरह कार्य करता है। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं पत्ती नुमा जो संरचना देखते हैं कैक्टस का, देखो यहाँ पे, तो ये पत्ती जैसा जो संरचना है वो एक्चुअली क्या होता है, वो तना होता है। और जो इसमें कांटेदार रचना, जो कांटा भरा हुआ है, वो क्या होता है, कांटेनुमा पत्तियाँ। तो इस प्रकार ये अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। जल के संचय के लिए तने क्या करते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं और पत्तियों की तरह काम करते हैं। तने पर मोटा क्यूटिकल का परत तथा रोम पाया जाता है और संपूर्ण तना मोम के आवरण द्वारा ढका रहता है, जिससे पानी का क्षय कम हो। क्यूटिकल या मोम के तरह जो ढका हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है और पानी की कमी जो है वो पौधों को नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, संवहन उत्तक या यांत्रिक उत्तक। संवहन उत्तक, यांत्रिक उत्तक जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। तने की कोशिकाएं म्यूसिलेज द्वारा निर्मित होती हैं, जिसके कारण ये जल संचय करने में
इनको सहायता करता है। देखो नागफनी में के तना जो है, नागफनी में वो भोजन निर्माण के लिए हरा एवं पत्ती नुमा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फिलोक्लेट। तना है लेकिन वो किस रूप में दिखाई देता है, पत्ती के रूप में, जिसको फिलोक्लेट कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पत्तियों में क्या इसमें अनुकूलन पाया जाता है, इसके पत्तियों में। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि पत्ती जो है वो पत्ती नुमा होती है, लेकिन यहाँ पे पत्ते जो हैं कैक्टस में वो ये कांटा स्पाइंस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम हो। वाष्पोत्सर्जन होने से क्या होता है, पानी जो है, एक्सेस वाटर जो है पौधे के शरीर में वो बाहर निकलता है। तो बाहर ना निकले पानी, क्योंकि पानी की कमी होती है ऐसे वातावरण में, तो इसलिए ये कांटेनुमा हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम करके जल क्षय को कम करते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों पर स्टोमाटा बहुत कम संख्या में होते हैं और गार्ड सेल्स छोटी होती है। क्यों? क्योंकि स्टोमाटा जो भी होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो धंसे हुए या संकन स्टोमाटा इसमें पाए जाते हैं, बहुत गहराई में स्थित होते हैं। क्योंकि स्टोमाटा का काम क्या है, जलवाष्प को बाहर निकालना, गैसों का आदान प्रदान करना। तो जलवाष्प ज़्यादा से कम बाहर निकले, यानी जल की क्षति जो है वो कम हो, जिसके लिए धंसे हुए स्टोमाटा, संकन स्टोमाटा जो बहुत गहराई में स्थित होते हैं। तो और क्या होता है पत्तियों में, देखो बहुत कम पौधों में पत्तियां होती भी हैं, तो कैसी होती है, मोटी और स्पंजी और मोम की परत द्वारा ढकी रहती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन या जल क्षय कम हो। तो हम लोग देखें शुष्क मिट्टी या शुष्क वातावरण में पाया जाता है कैक्टस का पौधा। तो मेनली इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है, वो किस लिए हुआ है, जल की कमी को रोकने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मछली में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन फिश। मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हम लोग जानते हैं जल में। तो जल में अनुकूलन के लिए जो इनके जल के अनुकूलन को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, जलीय अनुकूलन या एक्वाटिक एडेप्टेशन, जिसमें निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। में रहकर मछलियाँ अपने आप को कैसे जलीय अनुकूलन करती हैं अपने शरीर को। तो मछली का हम लोग सब लोग मछली को देखे हैं, मछली का हम लोग चित्र बनाते हैं। तो क्या देखे हैं, फर्स्ट देखो इनका शरीर नौकाकार, देख रहे हो, हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। शरीर कैसा होता है, नौकाकार होता है, यानी सुप्रवाही, स्ट्रीमलाइन्ड, जिससे पानी में तैरते समय ये पानी जो अवरोध उत्पन्न करता है वो कम से कम होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके गलफड़े या गिल्स में गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं, जिससे ये पानी में श्वसन का कार्य करती हैं, है ना। हम लोग श्वसन फेफड़ा से करते हैं, लंग से करते हैं, लेकिन इनमें खास गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं, जिससे ये पानी में रहकर भी श्वसन कर लेती है। और इनके शरीर पर हम लोग देखे हैं, मछली का चित्र याद करो, फिन्स पाई जाती हैं। तो फिन्स क्या करती हैं, पानी में इनको तैरने में, दिशा बदलने में मदद करती हैं। तो मछलियों में 7 जोड़ा फिन्स, 7 जोड़ा नहीं 7 फिन्स पाया जाता है। तो कौन कौन सा फिन्स इसमें पाया जाता है अभी हम लोग देखेंगे। तो 2 जोड़ा जो है, 4 फिन्स जो है वो 2 जोड़े में पाए जाते हैं, पेल्विक और पेक्टोरल। यहाँ देखो पेल्विक फिन्स है, पेक्टोरल फिन्स है, ये दोनों जोड़ा जोड़ा में, यानी 4 फिन्स जो है वो दो करके जोड़ा में, और बाकी 3 फिन्स जो है उसमें डॉर्सल फिन, यहाँ देखो डॉर्सल फिन, और कॉर्डल फिन, ये कॉर्डल फिन, और एनल फिन जो यहाँ पे है, जिसको वेंट्रल फिन भी कहते हैं। तो इस तरह से 7 फिन्स पाया जाता है। तो पेल्विक फिन जो है वो क्या काम करता है, पेल्विक फिन का काम क्या है, पानी में गहराई में मछलियों को तैरने में मदद करता है। पेक्टोरल फिन जो है वो ऊपर सतह पे, पानी के सतह पे रहकर मछली को तैरने में मदद करता है। कॉर्डल फिन जो है वो पतवार की तरह काम करता है और दिशा नियंत्रण करता है, किस दिशा में मछली को जाना है वो तय करता है, उसमें मदद करता है।
एनल फिल जो है वो मल द्वार की रक्षा करता है। डोर्सल फिन जो है वो क्या काम करता है, मछली को तैरने में सहायता करता है। तो इस प्रकार मछलियों में ये जो फिन्स पाए जाते हैं वो उनको पानी में रहकर पानी में तैरने चलने में मदद करते हैं। इसके बाद देखो इनके शरीर पर इनके शरीर के बीचों बीच दोनों तरफ पार्श्व रेखा या लेटरल लाइन पाई जाती है, जो संवेदी अंग का, ये देखो इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड ये लेटरल लाइन पाया जाता है, पार्श्व रेखा, जो इसका संवेदी अंग के रूप में कार्य करता है। शरीर सल्कों से, स्केल्स से ढका रहता है, जो इनके शरीर की को सुरक्षा प्रदान करता है। आँखों के ऊपर एक पारदर्शक झिल्ली या निकटेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो आँख की सुरक्षा करता है और पानी में मछली को सुगमता से देखने में। इसके मेरुदंड के दोनों तरफ भी के आकार की मायोटोम पेशियाँ पाई जाती हैं। मायोटोम मसल्स पाए जाते हैं जिनमें संकुचन और शिथिलन लगातार होता रहता है, जिसके कारण ये पानी में तैर सकती हैं आसानी से। इसके बाद देखो अधिकांश मछलियाँ जो अस्थि युक्त मछलियाँ हैं, बोनी फिश जो है, उनमें शरीर के अंदर एक थैली पाई जाती है, जो भोजन नली के बाह्य सतह से उत्पन्न एक रचना के साथ भोजन नली और वृक्क के बीच स्थित होती है। बैलून की तरह फूली हुई रचना, जिसमें क्या भरा होता है, हवा, जिसको वाताशय या तैरने का थैला कहते हैं। तो यह एक जल स्थित अंग है, जिसकी सहायता से मछलियां जल के भीतर, हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, जिसकी सहायता से मछलियां क्या करती हैं, जल के भीतर कितनी भी गहराई तक जा सकती हैं और यह जल की सतह पर उतरा सकती हैं। ये उसको जल में अंदर तक जाने और ऊपर आने में, संतुलन बनाने में मदद करता है। ये जो एयर ब्लाडर या स्विम ब्लाडर या थैला होता है, वो इनको गहराई तक जाने और ऊपर तैरने में मदद करता है। लेकिन जो उपास्थि युक्त मछलियाँ होती हैं, कार्टिलेजिनस फिश जो होता है, उसमें ये रचना नहीं पाई जाती है और इसी के कारण ये कार्टिलेजिनस जो मछलियाँ होती हैं, उपास्थि युक्त मछलियाँ, वो जल के सतह पर ही तैरती रहती हैं, गहराई में उतना नहीं जाती हैं। अब देखो कुछ खास मछलियाँ जैसे कवई, सिंघी, मांगुर, ये मछलियों जो है उनमें गिल्स तो होता ही है, गलफड़े तो होते ही हैं श्वसन क्रिया के लिए। साथ साथ में चूँकि ये मछलियाँ सिर्फ पानी में ही नहीं रहती, बहुत देर तक बाहर भी कीचड़ में भी रहती हैं, कीचड़ में, तो उस समय उनको सहायक श्वसन अंग का ज़रूरत होता है। तो इन मछलियों में खास करके कवई, सिंघी, मांगुर में सहायक अंग, श्वसन अंग पाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जल के बाहर भी काफ़ी समय तक जीवित रहती हैं। तो इस प्रकार मछली में क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पक्षियों में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन बर्ड्स। तो पक्षियों को हम लोग देखे हैं, पक्षी कहाँ रहते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो हवा में उड़ने के लिए इनमें उड्डयन अनुकूलन या वोलेंट और फ्लाइट एडेप्टेशन पाया जाता है, जो जिसमें इनके अंगों में किस किस तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट देखो, इनका शरीर नौकाकार अर्थात सुप्रवाही स्ट्रीमलाइंड होता है, जिससे ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, क्योंकि उड़ते समय हवा में का वायु अनुरोध जो है वो कम हो जाता है नौकाकार बॉडी होने से। दूसरा देखो, अगली भुजाएं पंख में परिवर्तित रहती हैं। हम अगली भुजाएं जो है हम लोगों का, अगली भुजा क्या है, हाथ, तो इनके अगली भुजाएं जो है वो पंख में परिवर्तित होती है, जिससे ये आसानी से हवा में उड़ते हैं पंखों की सहायता से। तो इनका तीसरा पॉइंट देखो, शरीर परों से या फेदर्स से ढका रहता है, जिससे इनके शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित रहता है। 4 नंबर देखो, इनमें जबड़े एवं दांत अनुपस्थित होते हैं। जबड़े और दांत की जगह पे इनमें क्या पाया जाता है, चोंच या बीक, जिसके कारण ये अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि चोंच के कारण इनके शरीर का जो भार है वो कम रहता है और उड़ने में सहायता करता है।
और पांचवा पॉइंट देखो, इनकी हड्डियां जो हैं, बोन्स जो हैं, वो छिद्रित या खोखली होती हैं, स्पंजी होती हैं, जिसके कारण शरीर जो है वो हल्का होता है और उड़ने में मदद मिलता है। इस तरह की हड्डियों को क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक हड्डियाँ, न्यूमेटिक बोन्स पाया जाता है इसमें। न्यूमेटिक बोन्स समझे, उसमें छिद्र होता है, खोखला होता है, वजन को कम करने के लिए। तो नेक्स्ट देखो, पक्षियों को उड़ते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको लगातार काम करना पड़ रहा है, तो उनको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा पूर्ति कब होगी? जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पूर्ति होगा। तो फेफड़ों के साथ साथ इनमें पतली दीवारों वाली 9 वायु कोश जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ देखो चित्र में, ये एयर सैक्स वायु कोश जिसमें हवा भरा रहता है वो पाई जाती हैं 9। कितने संख्या में होती हैं? 9 एयर सैक्स या वायु कोश जुड़ी रहती हैं जिनमें हवा भरा रहता है। तो अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय, अधिक जब ऊंचाई पर ये उड़ते हैं उस समय इनका श्वसन दर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इनको। तो इन वायु कोशों में जो ऑक्सीजन भरा रहता है वो उस समय इनकी सहायता करता है, साथ ही साथ यह शरीर को हल्का बनाए रखता है। इसके बाद देखो, इनकी उड़ने वाली पेशियां पाई जाती हैं, फ्लाइट मसल्स काफ़ी विकसित पाई जाती हैं, जिससे ये हवा में उड़ते समय इनको कोई परेशानी नहीं होती। उड़ने वाली मुख्य पेशियों का नाम, इनमें मदद जो करती हैं उड़ने में, मुख्य पेशियां क्या हैं? पेक्टोरेलिस माइनर, जो संकुचित होने से पंख जो है वो ऊपर उठता है, और पेक्टोरेलिस मेजर, जो संकुचित होने से पंख जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर दिखाया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि पक्षी जब उड़ते हैं तो एक बार पंख ऊपर नीचे इनको करना पड़ता है, उस समय ये पेक्टोरेलिस मेजर और पेक्टोरेलिस माइनर इनको मदद करता है। और देखो, उड़ने समय इनको बाधा न पहुँचे और शरीर का वजन कम रहे, इसलिए शरीर में मल संचय के लिए मलाशय या रेक्टम, मूत्र संचय के लिए मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर उपस्थित नहीं होता। जैसे ही मल मूत्र बनता है, शीघ्र ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि इनका वजन जो है वो कम रहे, बढ़े नहीं। नेक्स्ट देखो, शरीर हल्का रखने के लिए, ताकि उड़ने में सहायता मिले, मादा पक्षियों में दायां ओविडक्ट जो है, अंडवाहिनी जो है वो नहीं पाया जाता, सिर्फ बाईं अंडवाहिनी या ओविडक्ट उपस्थित रहता है। और आगे देखो 10 नंबर, हृदय में 4 कक्ष, जैसे हम लोगों में 4 कक्ष हृदय में होता है, इसी तरह से इनमें भी 4 कक्ष होता है। और शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रास्ते से बहता है, डबल सर्कुलेशन होता है इनमें। नेक्स्ट देखो, इनके लाल रक्त की कोशिकाएं आरबीसी का आकार बड़ा होता है, जिससे ये अधिक O2 का परिवहन करती हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा मात्रा में O2 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखो, मस्तिष्क के ऑप्टिक लोब्स काफ़ी विकसित होते हैं, जिससे इनकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है, क्योंकि आसमान में उड़ते समय ये दूर की चीज़ों को भी देख पाते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखो, मस्तिष्क में सेरिबेलम बहुत ज़्यादा विकसित होता है, जिससे इसके शरीर में काफ़ी संतुलन बना रहता है और विभिन्न अंगों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, जो उड़ते समय इनको बहुत ही ज़रूरी होता है। कबूतर के आँख की रेटिना में एक पंखे नुमा पेक्टेन पाया जाता है, जो तेज़ दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो हम लोग देखें कि पक्षियों में किस प्रकार अनुकूलन पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिजियोलॉजिकल या शारीरिकीय अनुकूलन। तो हम लोग अभी शारीरिकीय अनुकूलन या फिजियोलॉजिकल या भौतिकीय अनुकूलन के बारे में देखेंगे। तो सुंदरी में हम लोग पहले देख रहे हैं कि सुंदरी में किस प्रकार शारीरिकीय अनुकूलन पाया जाता है सुंदरी पौधा में। तो यह एक हेलोफाइट या लवणोभिद पौधा है। हेलोफाइट या लवणोभिद इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लवण युक्त या नमकीन मिट्टी या समुद्र के किनारे की जो मिट्टी नमकीन होती है, दलदली भूमि में ये उगते हैं।
इस मिट्टी में नमक की मात्रा, नमक यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इनमें जल में ये जो नमक घुले हुए होते हैं, जिसके कारण जल की सांद्रता बढ़ जाती है और जल पौधों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में अवशोषित नहीं हो पाता। जल होता है फिर भी पौधे को वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ऐसे नमकीन मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क मिट्टी या फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। तो इस मिट्टी में उगने वाले पौधों को हम लोग मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वेजिटेशन कहते हैं। तो इस तरह का पौधा जो इस मिट्टी के अनुकूल होता है, सुंदरी, राइजोफोरा, नारियल, गोरन, ये सभी पौधे इस मिट्टी में, सारे पौधे इस मिट्टी के लिए अनुकूल नहीं होते। ये पौधे कुछ जो हैं वो इस मिट्टी में अनुकूलन कर लेते हैं। तो इसमें देखें हम लोग अनुकूलन के लिए ये किस प्रकार अपने आप को रूपांतरित किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जड़ में देखेंगे। तो नमकीन मिट्टी के प्रभाव के कारण इनकी जड़ें अधिक गहराई में प्रवेश नहीं करती। दलदली नमकीन मिट्टी के कारण जड़ें जो है बहुत गहरी नहीं जाती हैं, बल्कि ज़मीन के सतह के ठीक नीचे चारों तरफ फैलकर स्थित रहती हैं, जिससे अधिक से अधिक जल को ये अवशोषित कर सके। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए इनमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, क्योंकि जो मिट्टी के सतह के ऊपर खूंटी के आकार में, क्योंकि उस मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है आसानी से, तो इस ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए जड़ें जो हैं वो ऊपर की सतह पर, ज़मीन के ऊपर निकल आती हैं खूंटी के आकार की, जो वायुमंडल से जल को जड़ों तक अवशोषित करके ले जाने में मदद करती हैं। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो, ये जड़ है, पौधे का जो तना है और इसके नीचे जो जड़ है वो काफ़ी अंदर नहीं जाता है ज़मीन के, और ये जो खूंटी जैसा निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्वसन जड़, या इनको बटरेस रूट या अधिमूल भी कहते हैं। और ये श्वसन क्रिया के लिए मदद करती हैं, इसलिए इनको ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जल के ऑक्सीजन पहुंचाती हैं ये जड़ों तक। और देख रहे हैं हम लोग कि ये ऋणात्मक जियोट्रॉपिक होती है। ऋणात्मक जियोट्रॉपिक क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि जड़ें हमेशा हम लोग देखते हैं मिट्टी के तरफ यानी ज़मीन में अंदर की तरफ जाती हैं, लेकिन ये जड़ ऐसा है जो ऊपर की तरफ रहता है, ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसलिए इसको हम लोग ऋणात्मक जियोट्रॉपिक इन जड़ों में कहते हैं कि पाई जाती है। मुख्य तना से जटामूल निकलकर ज़मीन में प्रवेश कर दलदली भूमि में, क्योंकि इनका जड़ जो है वो काफ़ी गहराई तक नहीं जा पाता है, अभी हम लोग देखें तो अधिक सपोर्ट इनको नहीं मिलता है, यांत्रिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी अवस्था में इनके तना से जटामूल निकलती है। देखो यहाँ पे इनके तना से जो है वो इस तरह से जटामूल, स्टिल्ट रूट निकलता है, जो इनको खड़ा रहने में सहायता करता है, इनको सीधा खड़ा रखने में और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखो, कुछ पौधों के निचले तने से अपस्थानिक जड़ें निकलकर पौधे को खड़ा रखने में सहायता करती हैं, जिनको अधिमूल या बटरेस रूट कहते हैं। ये तो हम लोग देख चुके हैं, श्वसन रूट, बटरेस रूट। अब देखें हम लोग तना में, तो सुंदरी का निचला तना गुंबदाकार होता है, डोम शेप्ड का होता है, और तने की लंबाई जो है वो छोटी या स्टंटेड होती है। तना कड़ा, काष्ठीय, ऊडी और शाखा युक्त होता है, और यांत्रिक उत्तक, संवहन उत्तक पूर्ण रूप से इसमें विकसित होते हैं। और तने का ऊपरी त्वचा एपिडर्मिस जो है वो मोम युक्त और मोटे क्यूटिकल से युक्त होता है, ताकि उत्स्वेदन या ट्रांसपीरेशन की जो क्रिया है वो कम हो, वाष्पोत्सर्जन कम हो। इसके बाद देखें हम लोग पत्तियों में, तो सुंदरी पौधे की पत्तियां मोटी, रसदार, छोटी, चमकदार, जिसमें जल का
संचय हो सके, जल की क्षति कम हो और संचय ज़्यादा हो सके। पत्तियों की ऊपरी सतह मोमयुक्त क्यूटिकल की परत युक्त होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन से जल की जो कमी है वो ना हो, तो जल का क्षय जो वो कम हो, इसके लिए पत्तियाँ इस तरह से मोमयुक्त क्यूटिकल परत से ढकी हुई रहती हैं। स्टोमाटा पत्तियों के निचले सतह पर दबे हुए या संकन होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो और जल का क्षय जो है वो कम हो। और एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जरायुज, इसके बीजों में जरायुज अंकुरन या विविपेरस जर्मिनेशन मिलता है। तो विविपेरस जर्मिनेशन क्या है, देखो जैसे ही ये और बीजों को हम लोग देखते हैं कि अंकुरन के लिए हम लोग उसको मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी के अंदर, और वहीं पे वो अंकुरित होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बीजों का अंकुरन जो है वो पौधों के ऊपर लगे फलों के अंदर ही शुरू हो जाता है, और फल के अंदर से ही मूलांकुर, मोटा मूलांकुर जो है वो निकल जाता है, और भ्रूण के साथ ये नीचे फल से नीचे दलदल में गिरता है, और वहीं पे ये नए पौधे का निर्माण कर लेता है। यानी अंकुरन जो है वो पौधे के ऊपर लगे फलों के अंदर ही हो जाता है। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से अंकुरन हुआ है और यहाँ पे मिट्टी में गिरा, अंकुरित होके मिट्टी में गिरा, और यहीं पे ये इसका नया पौधा निर्माण हो गया। तो इस तरह से इसमें जरायुज अंकुरन या विविपेरस जर्मिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऊंट में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन कैमल, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन या शारीरिकीय अनुकूलन में हम लोग देखेंगे। तो ऊंट एक मरुस्थलीय या डेजर्ट में रहने वाला प्राणी है, हम लोगों को पता है। तो डेजर्ट में क्या होता है, दिन के समय में तापक्रम बहुत ही अधिक होता है और जल की कमी होती है। ऐसे वातावरण में रहने के लिए ऊंट में निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। तो देखें हम लोग कि ऊंट जो है वो मरुस्थल या डेजर्ट के लिए अनुकूलित है। इसके कारण इसे ऊंट को मरुस्थल का जहाज या शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि इसके पैरों की बनावट चौड़ी गद्दीदार होती है, जिससे यह बहुत ज़्यादा बोझ 200 केजी से भी ज़्यादा बोझ लेकर गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में आसानी से चल सकता है, और बिना पानी के भी 3 सप्ताह तक चल जाता है। बिना पानी के ही नहीं बल्कि बिना भोजन के भी लंबे समय तक ये जीवित रहता है, अनुकूलित रहता है, कोई असुविधा नहीं होती है। तो इसकी बड़ी आंत लंबी होती है, जो पानी के अंतिम बूंद को भी भोजन से अवशोषित कर लेती है। इस तरह से ये पानी को एक एक बूंद भी उपयोग कर लेते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि ऊंट के पीठ पर कुबड़ या हम्प होता है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें पानी संचित रहता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें कुबड़ में वास्तव में वसीय उत्तक का जल प्रपात यानी रिजर्वायर, जो हम्प होता है, कुबड़ होता है, उसमें वसीय उत्तक का जमाव होता है, और जो इसको जब ऊँट लंबी यात्रा करते हैं तो उस समय उसको आवश्यक ऊर्जा इसके द्वारा, इस वसीय उत्तक के द्वारा प्राप्त होता है। सिर्फ वसा के द्वारा ऊर्जा ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि पानी भी उस समय श्वसन के दौरान फेफड़ों से पानी का जो ऑक्सीकरण होता है वह भी वसा से ऊर्जा मुक्त के समय होता है। 1 ग्राम वसा से चपापचय से 1 ग्राम से अधिक पानी की प्राप्ति होती है, और वसा से ऊर्जा मुक्ति के समय श्वसन के दौरान फेफड़ों से पानी का वाष्पीकरण भी ये करता है। तो कुबड़ जो है उस कुबड़ की यह वसा पानी की उपलब्धता के साथ गर्म जलवायु में ऊँट को जीवन यापन करने के लिए भी सहायता करता है। आगे देखें हम लोग, ऊँट एक अकेला स्तनधारी या मैमल्स है,
जिसके लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो है वो केंद्रक युक्त यानी न्यूक्लिएटेड होती है और इसकी आकृति जो है वो अन्य स्तनधारियों की तरह गोलाकार नहीं होके बल्कि कैसी होती है, अंडाकार या ओवल, जिसके कारण अगर शरीर में कम जल भी है तो ये जो अंडाकार शेप का जो आरबीसी है वो निर्विघ्न होकर प्रवाहित होता है और जैविक क्रियाओं का संचालन आसानी से हो पाता है। आरबीसी का जीवन काल भी इसका अधिक होता है। नेक्स्ट देखो, ऊँट की शारीरिक बनावट के कारण ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को आसानी से सहन कर लेता है। इसके त्वचा पर रोम छिद्र या रोए नहीं मिलते हैं, जिससे 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पसीना कभी कभार होता भी है तो जल का क्षय नहीं होता है। पसीना निकलने से जल की कमी होती है तो इसका पसीना ही बहुत कम निकलता है, तो रोम छिद्र नहीं होते हैं, पसीना नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जल का क्षय जो है वो कमी जो है वो नहीं होती। आगे देखेंगे कि ऊँट की जल धारण क्षमता अधिक होती है। जैसे कि अगर 600 केजी का ऊँट है तो वो 3 मिनट में 200 लीटर से भी ज़्यादा पानी एक बार में पी लेता है और पानी का क्षय या नुकसान कम से कम हो इसके लिए वो निःश्वसन के समय मुक्त जलवाष्प भी पुनः अवशोषित कर लेता है। और एक खास बात क्या है, देखो इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ जो मल मूत्र होता है उसमें हम लोग पानी मल मूत्र के साथ पानी भी बाहर निकलता है, लेकिन इसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो काफ़ी सांद्र होता है। सांद्र यानी जल की मात्रा उसमें बहुत कम होती है और मूत्र मल के साथ बहुत ही कम मात्रा में जल शरीर के बाहर इस प्रकार वो निकालता है और प्रायः मल जो है वो सूखे मल की तरह वो त्याग करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यवहारिकीय अनुकूलन या बिहेवियरल एडेप्टेशन, जो हम लोग किस में देखेंगे, चिंपैंजी या वन मानुष। वन मानुष या चिंपैंजी यानी मनुष्य की तरह वन में रहने वाला मानुष यानी चिंपैंजी का संबंध मनुष्य से बहुत नज़दीक का है, क्योंकि मानव के उद्भव एवं विकास के क्रम में होमोनाइड्स के अंतर्गत गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन ये सभी जीव आते हैं। और मनुष्य में जैसे 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जबकि चिंपैंजी में या वनमानुष में 48 क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, यानी सिर्फ 2 गुणसूत्र का अंतर होता है, यानी बहुत करीब का रिश्ता दोनों का है। और देखें दोनों के हीमोग्लोबिन, एमिनो अम्ल का अनुक्रम, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, इन सब में काफ़ी अधिक समानता पाई जाती है। इसलिए ये मनुष्य के साथ बहुत ही नज़दीकी रिश्ता रखता है। तो आगे देखें, चिंपैंजी भी मानव की तरह आचरण दर्शाता है और मानव की तरह अपने बुद्धि का प्रदर्शन अपने व्यवहार में दिखाता है। और ख़ास करके अफ्रीका का जो वनमानुष या चिंपैंजी है वो अन्य स्तनधारियों या मैमल से अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारियों में माना जाता है। तो देखेंगे हम लोग ये अपने बुद्धि का परिचय किस प्रकार अपने व्यवहार या बुद्धि का परिचय देता है, अलग अलग उदाहरणों से देखेंगे। तो देखो ये बड़ी आसानी से वृक्ष की डालियों, पत्तियों या घास के तिनकों आदि का उपयोग करके अपना भोजन तथा जल आसानी से प्राप्त कर लेता है। जब इसको दीमक खाना होता है तो पेड़ की डालियों को, पतली डालियों को तोड़ के उसको साफ़ करके और दीमक को बड़ी आसानी से निकाल के उसको खा लेता है। और देखो नारियल तोड़ने के लिए लकड़ी के टुकड़ों का हथौड़े के जैसा काम ये लाता है, लकड़ी के टुकड़ों से नारियल को तोड़ता है और मनुष्य की तरह ही नारियल का जल, भ्रूण तथा सफ़ेद भाग खाता है। इन्हें औषधीय महत्व वाले पौधों की पहचान है। मेडिसिनल प्लांट को ये पहचानता है, क्योंकि जब ये बीमार होता है या संक्रमित होता है तो इन पौधों के पत्तियों को, जड़ को आदि को तोड़ के ये खाता है और ठीक हो जाता है। ये बादाम या नट्स के खोल को
पत्थर की सहायता से जिस प्रकार हम लोग तोड़ते हैं कोई औजार की सहायता से, उसी प्रकार ये बादाम या कोई कड़ा चीज़ के नट या नट्स के खोल को पत्थर की सहायता से तोड़कर आराम से खाता है। रात के समय ये जानवरों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए जंगलों में पेड़ के ऊंची ऊंची पेड़ के डालियों पर घोंसला बनाता है। अब देखिए इसका बुद्धि का जांच करने के लिए, बुद्धि को देखने के लिए वोल्फगैंग कोहलर ने एक प्रयोग किया था इसको। अब उनके पास जो चिंपैंजी थे उनमें सबसे बुद्धिमान चिंपैंजी सुल्तान के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। तो क्या प्रयोग किया था देखो, कि एक पिंजरे के छत से उन्होंने केले को लटका दिया था और उस पिंजरे में एक बॉक्स रख दिया था। तो बार बार छलांग लगाकर भी सुल्तान केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। बाद में इन्होंने क्या देखा कि उसने बॉक्स का सहारा लिया और बॉक्स के ऊपर चढ़ के बॉक्स से छलांग लगा के केले तक पहुंचकर अपने बुद्धि का प्रदर्शन किया। और एक प्रयोग उन्होंने क्या किया था कि केले को बंद पिंजरे के बाहर दूर रखा और छोटी और लंबी छड़ी वहाँ पे पिंजरे में रख दिया। तो अलग अलग छड़ी से जब वो सुल्तान केले को प्राप्त करने का कोशिश कर रहा था तो असफल रह रहा था। बाद में उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया अचानक से, और क्या किया, उसने बड़ी छोटी छड़ियों को मिलाकर और जोड़कर उस केले तक पहुंचने में सफल रहा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि चिंपैंजी अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके अपने कार्यों को आसानी से कर लेता है और इस प्रकार वो अपने व्यवहार से अनुकूलन दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संचार व्यवस्था के लिए अनुकूलन या कम्युनिकेटिव एडेप्टेशन, जिसमें हम लोग मधुमक्खियों में देखेंगे किस तरह से कम्युनिकेटिव एडेप्टेशन या संचार के लिए अनुकूलन पाया जाता है। तो मधुमक्खियों को सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हम लोग देखें हैं अक्सर मधुमक्खी अकेले नहीं बल्कि समूह या अपने समाज में जीवन व्यतीत करती है और मिलजुल कर सामूहिक कार्य करती है, इसलिए उसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो अपने समाज के अन्य मधुमक्खियों के साथ आपस में संवाद पहुंचाना या एक दूसरे से कम्युनिकेट करना वो बहुत आसानी से कर लेती है, वो करने में सक्षम है। किस तरह से है देखिए हम लोग, तो मधुमक्खियों की 3 श्रेणियां हम लोग जानते हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी एवं श्रमिक मधुमक्खी। लेकिन छत्ते बनाने का पूर्ण जिम्मेदारी किस पे होता है, श्रमिक मधुमक्खियों के ऊपर। तो ये कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करके एक दूसरे तक संवाद पहुंचा के अपने काम को सफल करती हैं। तो क्या होता है कि जब किसी श्रमिक मधुमक्खी को भोजन स्रोत या फूल के मकरंद का पता चलता है तो वह क्या करने लगती है, नृत्य के भाव भंगिमा में अन्य श्रमिक मधुमक्खियों को इसकी जानकारी देती है। कैसे इसकी जानकारी देती है हम लोग देखेंगे कि छत्ते के पास यदि वह गोल नृत्य के द्वारा, तो नृत्य कैसे करती है, अगर श्रमिक मधुमक्खी जो है वो छत्ते के पास यदि गोल नृत्य या राउंड डांस करती है तो इसका मतलब क्या होता है, अन्य श्रमिक मधुमक्खियों को ये क्या बताना चाहती है कि भोजन स्रोत नज़दीक में है। लेकिन यदि छत्ते के पास ये 8 के आकार में नृत्य या वॉगल नृत्य करती है तो यह जानकारी देती है कि भोजन स्रोत दूर स्थित है। तो इस प्रकार ये अन्य कार्यों के लिए भी संवाद संचार आसानी से करती है और सामाजिक जीवन व्यतीत करने में स्वयं को अनुकूल बनाती है, और ये रंग, गंध, स्वाद आदि के प्रति भी संवेदनशील होती है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि मधुमक्खियों में किस प्रकार कम्युनिकेटिव एडेप्टेशन पाया जाता है। और इसी के साथ हम लोगों का 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर हम लोग आगे देखेंगे, करेंगे, ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को अलग से दूंगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों का 5वां चैप्टर, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।